हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आज इस वीडियो लेक्चर में जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एनसीईआरटी क्लास 12 जो डिस्कस कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसके पहले बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमने ये देखा कि प्लांट जो होते हैं कैसे अपने अंदर कुछ एडाप्टिव कैपेबिलिटी को डेवलप करते हैं जिससे वो ऑटोगैमी से बच सके। लेकिन एक सवाल अगर यहां पर और उठता है कि कोई एक प्लांट है, जैसे पता है कि सरसों का पौधा है, सरसों का पौधा है, उस सरसों के पौधे पे सिर्फ सरसों का ही पॉलन आना चाहिए। इन केस अगर उस सरसों के स्टिग्मा पे मटर का पॉलन आ गया तो क्या वो फर्टिलाइज कर जाएगा? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां पर सबसे जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लांट सेम स्पीसीज के पौधे से निकला हुआ जो पॉलन है उसको पहचान सके। कहने का मतलब स्टिग्मा सेम पॉलन को पहचान सके। तो पॉलन पिस्टिल के बीच में ऐसा कुछ इंटरेक्शन होता है जिससे वो करेक्ट टाइप के पॉलन को पहचान करके वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को लीड कर सके। ठीक है बेटा। अब यहां पर जैसे किताब ने यहां पर आपकी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, दो वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, एक है कॉम्पैटिबल, एक है इनकॉम्पैटिबल। ठीक है। यहां पर कॉम्पैटिबल का मतलब होता है कि राइट टाइप का पॉलन, इनकॉम्पैटिबल का मतलब होता है रॉन्ग टाइप का पॉलन। एक यहां पर छोटा सा एक इंटरेस्टिंग थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्वेश्चन ही है, मान के चलते हैं कि जैसे लिखा है कि सेम प्लांट है, ठीक है ना, सेम प्लांट है, भले ही वो सेल्फ इनकॉम्पैटिबल है। बात को समझ लीजिए बेटा। अभी हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पढ़ा था कि ऑटोगैमी से बचने के लिए प्लांट के अंदर सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी होती है जिससे कि वो सेम टाइप के पॉलन, सेम फ्लावर के पॉलन को वो रिजेक्ट कर देता है, वो पॉलन जर्मिनेट नहीं करने देता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रोकता है क्योंकि वो ऑटोगैमी होता है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं वो तो इससे बच जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा पौधा उसी प्लांट का दूसरे एंथर से निकला हुआ जो पॉलन आ रहा है वो उसको फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है ना, सेम स्पीसीज है। लेकिन यहां अब आपको समझना होगा कि एक है राइट टाइप पॉलन, राइट टाइप, और एक है रॉन्ग टाइप। राइट टाइप का मतलब है कॉम्पैटिबल, और रॉन्ग टाइप का मतलब है इनकॉम्पैटिबल, ठीक है ना, इनकॉम्पैटिबल। राइट टाइप कॉम्पैटिबल, रॉन्ग टाइप इनकॉम्पैटिबल। अगर राइट टाइप का पॉलन आ रहा है किसी प्लांट पे, वो ऑटोगैमी से बच रहा है, ठीक है ना, ऑटोगैमी से बच रहा है, दूसरे प्लांट से आ रहा है सेम स्पीसीज का, तो वो उसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को लीड कर देगा। लेकिन रॉन्ग टाइप का पॉलन अगर आ रहा है, रॉन्ग टाइप का, तो बेटा वो उसको रिजेक्ट कर देता है, पॉलन जर्मिनेशन को ब्रेक कर देता है जिससे कि वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ना आगे बढ़ पाए। अब इसी में इनकॉम्पैटिबिलिटी जो होती है वो क्या था, वो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी थी, ठीक है ना बेटा। भले ही वो पौधा क्यों सेल्फ इनकॉम्पैटिबल ना हो, लेकिन माफ कीजिएगा मैं बोल रहा हूं कि भले ही वो पौधा सेल्फ इनकॉम्पैटिबल हो, ठीक है ना, भले वो पौधा सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी हो, उसके अंदर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो, उसके अंदर जो सेल्फ इनकॉम्पैटिबल होता है, उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, रॉन्ग टाइप के पॉलन को रिजेक्ट करना कहलाता है इनकॉम्पैटिबल, नॉट सेल्फ इनकॉम्पैटिबल। थोड़ा सा यहां पर मैं आपको समझाने में समझने की कोशिश कीजिए बेटा, समझ जाएंगे आप। एक था सेल्फ इनकॉम्पैटिबल, एक है इनकॉम्पैटिबल। सेल्फ इनकॉम्पैटिबल में क्या था कि वो ऑटोगैमी से बचने का था, यहां पर ओनली इनकॉम्पैटिबल है, रॉन्ग टाइप के पॉलन को वो रिजेक्ट कर रहा है भले ही वो सेल्फ इनकॉम्पैटिबल क्यों ना हो, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर ये आपको होप समझ में आ गया होगा। एक बार एनसीईआरटी की ये जो लाइन है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का पहला पैराग्राफ जो है 31 पेज पे है, इसको आप पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं ही पढ़ के बताता हूं आपको कि पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन, मतलब कॉम्पैटिबल टाइप का हो, कॉम्पैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। ठीक,
often pollen of the wrong type either from the other species or from the same plant, ठीक है ना, either from the other species or from the same plant if it is a incompatible also land on stigma। यहां पर है रॉन्ग टाइप का भी आ सकता है या फिर उसी का भी आ सकता है, ठीक है ना, रॉन्ग टाइप का भी पॉलन आ सकता है या फिर उसी पौधे का भी पॉलन आ सकता है उस पर, तो भी वो जर्मिनेट उस पे नहीं होगा, ठीक है ना। एक तरफ तो रॉन्ग टाइप आ रहा है उसको रिजेक्ट कर रहा है, एक तरफ वो उसी पौधे का पॉलन आ रहा है तो उसको रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए क्योंकि वो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी, ऑटोगैमी से बचना है। होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर एनसीईआरटी ने एक डायग्राम से समझाया है पॉलिनेशन प्रोसेस को, जो पूरा का पूरा पॉलिनेशन तो समझ में आ गया होगा कैसे वो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो अब हमें ये चीज समझ लेना होगा कि पॉलिनेशन तो हो गया, पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन एक बार यहां पर आकर के लैंड किया, ठीक है ना, पॉलन यहां पर आकर के लैंड किया, अगर वो कॉम्पैटिबल पॉलन है, राइट टाइप का पॉलन है, तो क्या होगा, पॉलन बेटा डिहाइड्रेटेड होता है, डिहाइड्रेटेड होता है, डिहाइड्रेटेड होगा तो इस पर बैठेगा, तो वो उसके अंदर जब हाइड्रेटेड ही नहीं है तो जर्मिनेशन की कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो उसको क्या होगा, होना होगा बेटा, उसको तो हाइड्रेटेड होना होगा। हाइड्रेटेड होने के लिए पॉलन के ऊपर तो एक टफ कवरिंग है, जिसे आप एक्साइन कह रहे थे, किसकी बनी है, स्पोरोपेलेनिन की बनी है, तो वो स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, इम्बाइबिशन कहते हैं। इम्बाइबिशन आपको याद होगा, मैं पढ़ा चुका हूं, आप हमें बताएंगे इम्बाइबिशन होता क्या है। तो पॉलन के अंदर इम्बाइबिशन होगा, इम्बाइबिशन होने के बाद वो हाइड्रेटेड हो जाएगा, हाइड्रेटेड होने के बाद उसके अंदर जर्मिनेशन की कैपेबिलिटी डेवलप होगी। अब जर्मिनेशन की कैपेबिलिटी डेवलप होने से पहले बेटा ये होना चाहिए सेल जो कि पॉलन है हैप्लॉइड है, और जो आपका ये पिस्टिल है डिप्लॉइड होता है, ठीक है ना। बात समझ लीजिएगा बेटा, पिस्टिल को मैं बता रहा हूं, मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट को नहीं बता रहा हूं। पॉलन हैप्लॉइड है जबकि पिस्टिल क्या है, वो डिप्लॉइड है। पिस्टिल के अंदर बैठी हुई जो ओवरी है वो हैप्लॉइड है, ठीक। तो पिस्टिल डिप्लॉइड पॉलन हैप्लॉइड के बीच में एक इंट्रैक्शन होता है, यानी कि वो अगर राइट टाइप का पॉलन है, कॉम्पेटिबल है, तो उनमें सेल रिकॉग्निशन होगा, ठीक है, सेल रिकॉग्निशन होगा, और क्या होगा, फिर सेल जर्मिनेशन होगा, फिर सेल टू सेल कम्युनिकेशन होगा। तीन चीजें बात समझ लीजिए बेटा, क्या होगा, सेल रिकॉग्निशन, सेल जर्मिनेशन और सेल टू सेल कम्युनिकेशन। इसके लिए बेटा बॉटनिस्ट, कई सारे बॉटनिस्ट हैं, अभी रिसेंट रिसर्च में हैं, आगे चल रहे हैं कि क्या ऐसे कुछ पॉलन और पिस्टिल के बीच में ऐसे कौन से केमिकल होते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो इनको राइट टाइप के पॉलन के बीच में इंटरेक्ट करवाते हैं, ठीक है ना, इंटरेक्शन करवाते हैं। तो अभी कुछ रिसेंट रिसर्च से पता चला है कि कुछ लिपिड्स होते हैं और कुछ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं। आप इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाइएगा, सिर्फ आप इतना जानते रहिए कि कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं कुछ लिपिड्स, कुछ प्रोटीन्स, जैसे एक ओलियोसिन प्रोटीन है, ठीक ना, ओलियोसिन, ठीक, जैसे यहां पर लिख देते हैं लिपिड्स, ओलियोसिन, ओलियोसिन ये एक प्रोटीन है, ठीक है ना, और कुछ एंजाइमेटिक भी एक्शन होता है, ठीक ना, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। ये सारे के सारे पॉलन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्ट करवाते हैं कि ये राइट टाइप का पॉलन है, करेक्ट बेटा, कि ये राइट टाइप का पॉलन है। तब जाकर के यहां पर वो पॉलन अब हाइड्रेटेड हो चुका है, जर्मिनेटिव कैपेबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो चुकी है, अब इसी पिस्टिल के साथ वो फ्यूज हो जाएगा, पिस्टिल के साथ फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के बाद आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे, इमेज संख्या जो है बेटा फिगर जो है यहाँ पर 2.12 एनसीईआरटी ने दे रखा है, आप इसको देख लीजिए, उसमें किताब में साफ साफ दिख जाएगा, फिर भी समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। पॉलन ट्यूब यहां से पॉलन ग्रेन जो है यहां से जर्मिनेट होता हुआ शुरू करेगा, और सेल टू सेल इंट्रैक्शन होने की वजह से, बात समझिएगा बेटा, सेल टू सेल कम्युनिकेशन होने की वजह से ये फ्यूज होता चला जाएगा और पिस्टिल के अंदर एक ट्यूब बनती हुई चली जाएगी, ठीक ना। और पिस्टिल के अंदर क्या, वो किसके अंदर ट्यूब बनेगा, स्टाइल के अंदर, ठीक है। ये ट्यूब बनती हुई चली जाएगी और ये फाइनली आकर के किस एंड से एंटर करेगी बेटा, आपको हमने बताया था, अगर वो एनाट्रोपस ओयूल है तो किसके थ्रू एंटर करेगा, वो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर करेगा। एक चीज और भी जान लीजिए, जानते रहिए कि माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू अगर वो एंटर करता है तो उसको पोरोगैमी कहते हैं बेटा। अगर पॉलन ग्रेन चलाजल एंड से इंटर करता है तो उसे चलाजोगैमी कहते हैं। दो चीज नाम याद रखना, पोरोगैमी मतलब क्या, माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब इंटर कर रहा है इसके अंदर, ठीक, और
चलाजल एंड से एंटर कर रहा है जो कि अपर साइड पे है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? चलाजोगैमी, पोरोगैमी, चलाजोगैमी। तो एनाट्रोपस ओयूल को हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगा बेटा? किधर से एंटर करेगा? माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा। तो ये पूरा का पूरा आपको देख लीजिए क्या है, स्टिग्मा है, यहाँ पर पॉलन लैंड किया, लैंड करने के बाद स्टाइल के अंदर पॉलन ट्यूब डेवलप हुआ, ये पॉलन ट्यूब यहां से आया और अंदर आकर के एक सेल के अंदर जो कि एम्ब्रॉय है, पूरा एम्ब्रॉय सैक है, एम्ब्रॉय सैक के अंदर एंटर किया। अब आप एम्ब्रॉय सैक के अंदर क्या पाएंगे? एंटीपोडल सेल पाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई पाएंगे, एक सेल पाएंगे और सिनर्जिड्स पाएंगे पूरे पूरे एम्ब्रॉय सैक के अंदर। ठीक है, इसी को यहां पर मैग्नीफाई करके एनसीईआरटी ने दिखाया है, उसने 2 जगह दिखाया, मैंने एक को ही बनाया है, आप दोनों देख लेंगे समझ में आ जाएगा। इसमें होता क्या है बेटा? जैसे ये पॉलन ट्यूब है, ठीक है ना, पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब है। अब पॉलन ट्यूब आकर के इस रास्ते से एंटर कर रहा है, किधर से? माइक्रोपाइलर एंड से। तो यहां पर क्या होता है बेटा? फिलीफॉर्म apparatus होता है। ये फिलीफॉर्म apparatus इस पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि वो जाकर के एंटर कर जाए किसके अंदर? एक से मेल गैमेट्स जो आ रहे हैं उससे वो फ्यूज हो जाए। ये एक गाइड का काम करता है पॉलन ट्यूब जो होता है बेटा। पॉलन ट्यूब से या माफ कीजिएगा, ये जो सिनर्जिड सेल्स है और फिलीफॉर्म apparatus है, ये दोनों क्या करते हैं? गाइड का काम करते हैं पॉलन ट्यूब को एंट्री करने के लिए। अब यहां पर जो पॉलन आ रहा है, पॉलन हमने आपको बताया था कि ये 2 कंडीशन में सेड ऑफ होते हैं, मतलब कि जो एंथर से पॉलन निकला है वो दो कंडीशन में निकल सकते हैं, 2 तरह से निकल सकते हैं। एक 2 सेल्ड स्टेज में निकलते हैं, एक 3 सेल्ड स्टेज में निकलते हैं। 2 सेल्ड स्टेज, एक 3 सेल्ड स्टेज, ठीक है ना, 3 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज। अब बताओ 2 सेल्ड स्टेज में क्या होता है? एक जनरेटिव सेल होगा, एक वेजिटेटिव सेल होगा। 3 सेल्ड स्टेज में क्या होगा? 2 जनरेटिव सेल होंगे और एक वेजिटेटिव सेल होगा। तो जो बेटा 2 सेल्ड स्टेज में जो पॉलन निकल रहा है, बात को समझ लीजिएगा, 2 सेल्ड स्टेज में जो पॉलन निकल रहा है, तो जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिक डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन करेगा और क्या क्या बन जाएगा? 2 जनरेटिव सेल बन जाएगा और वेजिटेटिव सेल कंटिन्यूस को न्यूट्रिशंस की सप्लाई करता रहेगा। और 3 सेल्ड स्टेज में क्या होगा? 2 जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल्स। सपोज यहां पर हमने 3 सेल्ड स्टेज को बताया हुआ है, ठीक, 3 सेल्ड स्टेज में आ रहा है, तो जो एक मेल गैमेट्स है, ठीक है ना, मेल गैमेट्स है। सपोज ये जो मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स कहां एंटर कर जाएगा बेटा? कहां पर? एक सेल है, यहां पर ये एक सेल है। जैसे यहां पर थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं आपके समझने के लिए कि यहां पर ये पॉलन ट्यूब आगे बढ़ा, पॉलन ट्यूब ब्रांच्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ये आगे बढ़ा, ये ब्रांच्ड में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ब्रांचिंग में हो जाएगा। तो एक मेल गैमेट्स आकर के इस एक सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और जो अगली जो पॉलन ट्यूब का जो दूसरा ब्रांच है, ये जाकर के किससे फ्यूज हो जाएगा बेटा? पोलर न्यूक्लियाई से। तो एक चीज यहां पर और आपको समझना होगा कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव सेल ही आगे के अंदर की ओर एंटर कर रहा है, यानी एक सेल के अंदर जनरेटिव सेल एंटर कर रहा है। यहां पर इससे फर्टिलाइज हो गया, फ्यूज हो गया न्यूक्लियस के साथ, और जो दूसरा मेल गैमेट्स है, दूसरा जनरेटिव सेल्स है, वो जाएगा किसके साथ? फ्यूज हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा। अब ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होने के पहले बेटा ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में दोनों फ्यूज हो जाएंगे। अब आप समझिएगा पोलर न्यूक्लियाई कैसा है? ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये दोनों फ्यूज होकर के क्या बन जाएंगे? डिप्लॉइड बन जाएंगे। प्लस एक जो है हैप्लॉइड और मेल गैमेट्स आ जाएगा, ठीक है ना, हैप्लॉइड और मेल गैमेट्स आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ट्रिप्लॉइड बन जाएगा, ठीक है ना, ट्रिप्लॉइड बन जाएगा। तो अब यहां पर 2 फर्टिलाइजेशन हुआ ना, एक मेल गैमेट्स किसको फर्टिलाइज किया? एक सेल को, और एक मेल गैमेट्स किसको फर्टिलाइज किया? पोलर न्यूक्लियाई को। तो यहां पर हुआ ना डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन आपको बता चुके हैं 11th में, एक बार फिर हम आपको यहां आगे हम समझाएंगे भी, ठीक है। होप ये आपको बेटा ये पूरी की पूरी कहानी यहां पर आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब 1 मिनट, ठीक है बेटा, ये आपको मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। रफली जल्दी से एक बार इसको और समझ लेते हैं हम रफली तेजी के साथ कि यहां पर राइट टाइप का पॉलन आया, कॉम्पेटिबल टाइप का पॉलन आया, इम्बाइबिशन हुआ, हाइड्रेटेड हुआ, पॉलन ट्यूब बनाया, ठीक है ना, सेल टू सेल कम्युनिकेशन हुआ, पॉलन ट्यूब बनाया, पॉलन ट्यूब बनाने के बाद इस माइक्रोपाइलर एंड से एंटर किया, एंटर करने के बाद ये जो सिनर्जिड्स है और फिलीफॉर्म apparatus है, इसने पॉलन ट्यूब को गाइड किया, गाइड करने के बाद ये पहुंच गया किसके पास? एक न्यूक्लियस के पास, एक मेल गैमेट्स फ्यूज हो गया, ठीक है, और क्या करेगा? एक मेल गैमेट्स चला जाएगा किसके पास फ्यूज हो जाएगा? ये पोलर न्यूक्लियाई के पास फ्यूज हो जाएगा।
अब एक चीज यहां पर थोड़ा सा और समझिए कि अगर वो टू सेल्ड स्टेज में अगर सेट ऑफ हुआ है पॉलन, तो क्या होगा, जब टू सेल्ड स्टेज में पॉलन सेट ऑफ हुआ होता है तो जैसे ही पॉलन यहां पर पॉलन जर्मिनेट हो रहा होता है, अंदर की ओर पॉलन ट्यूब बना रहा होता है, उसी दौरान उसके अंदर एक डिवीजन और हो जाता है, यानी वो फिर थ्री सेल्ड स्टेज में ही फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई को भी हमें फर्टिलाइजेशन करना है, ठीक है ना। तो जनरेटिव सेल का काम होता है सेल्फ नरिशमेंट, वो फ्यूज नहीं होता है बेटा, ठीक है ना, वो उसके बाद वो रिलीज हो जाता है, बाहर ही रह जाता है, बाकी दो ही अंदर करते हैं, ठीक। एक चीज और, पॉलन जर्मिनेशन का यहाँ पर एक प्रैक्टिकल भी आपको करना है। यहाँ पर बताया भी है कि कुछ पौधे हैं, जैसे मटर का है, चिकपी है, क्रोटिलेरिया है, बाल्सम, क्रोटिलेरिया, बाल्सम और विंसा, इनको आप पॉलन जर्मिनेशन का प्रैक्टिस भी आप करेंगे 12th में, हम आपको लैब में करवाएंगे भी। बहुत सिंपल होता है, सिंपली आप यहाँ पर दिया हुआ है कहानी को तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्लाइड पे हम क्या करते हैं बेटा, कैविटी स्लाइड होती है, कैविटी स्लाइड पे हम पॉलन के रख लेते हैं और उसके अंदर क्या डालते हैं बेटा, कुछ शुगर 10% शुगर सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है ना, शुगर सॉल्यूशन डालेंगे और उसके ऊपर कवर स्लिप लगा देंगे, कुछ देर बाद वेट करेंगे, वो आपको पॉलन जर्मिनेट होता हुआ दिखाई देगा, उसमें साफ साफ आप पॉलन जर्मिनेट होता हुआ देख सकते हैं, वो आपको हम लैब में करवाएंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। होप ये आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा बेटा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं असाइनमेंट में, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। होप अब ये आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको समझ लीजिएगा, इससे रिलेटेड आप नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। तब तक इसको हम मिटाते हैं, फिर बताते हैं आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। बेटा अब हम आगे देखते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या होता है, कुछ ऐसे आप सिंपली समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ प्लांट ब्रीडर्स होते हैं या कुछ बॉटनिस्ट होते हैं, उनको सुपीरियर क्वालिटी का कुछ प्रोडक्शन चाहिए होता है, ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्शन चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, वो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते हैं, ठीक, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते हैं। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करने के लिए ये जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, जो आप साइंटिस्ट कह सकते हो या इवन फार्मर भी होते हैं कुछ, वो भी ऐसा करते हैं। तो इनमें ऐसा क्या किया जाता है इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, ये भी जान लीजिए कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है बेटा, अपनी जो नीड्स होती है, नीड्स को बढ़ाने के लिए ये ऐसा करते हैं, या फिर कुछ जेनेटिक्स के रिसर्चर भी होते हैं वो भी ऐसा करते हैं, जैसा मेंडल ने किया था। जेनेटिक्स में हम देखेंगे और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम भी हम आगे देखेंगे, उसको भी समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जानते हो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है बेटा इमैस्कुलेशन, एक होता है बैगिंग। बैगिंग बहुत सिंपल होता है बेटा। सपोज ये एक फ्लावर है आपका, वही फ्लावर बनाएंगे जैसे बनाते आए हैं अब तक, ठीक है ना, समझ जाएंगे आप, ठीक है ना। ये फ्लावर है आपका, ठीक है ना, ये फ्लावर है आपका, कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक। अब क्या होगा कि अब हमें इस फ्लावर को, ठीक है ना, इस फ्लावर को हमें किसी सुपीरियर, बात समझिएगा, हमें किसी सुपीरियर एंथर से फर्टिलाइज करना है, सुपीरियर एंथर से निकला हुआ पॉलन से इसको हमें फर्टिलाइज करना है। तो क्या होगा, पहले तो इसको सेल पॉलिनेशन से हमें बचाना होगा, ठीक है ना, सेल पॉलिनेशन से बचाना होगा, इवन नेचुरल पॉलिनेशन से हमें इसको किसी भी तरीके से बचाना ही होगा। तो क्या करेंगे, फोर्सेप की सहायता से इसके पॉलन्स को हमने यहां से काट दिया बिफोर मेच्योरिटी, मेच्योरिटी से पहले ही हमने इसको यहां पर काट दिया, काट देने के बाद इसका पॉलन निकल करके बाहर। अब क्या होगा, पॉसिबिलिटी खत्म, किसकी, पॉलन फॉर्मेशन की, पॉसिबिलिटी खत्म। अब पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, पॉसिबिलिटी खत्म होने के बाद जो हमने पॉलन को सेलेक्ट किया था उसके पॉलन को लेकर के यहां पर सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है ना, यहां पर हम उसको झाड़ देंगे। क्या होगा, अब ये पॉलिनेट हो जाएगा, आपको जो अगला सीड मिलेगा वो आपके डिजायरेबल सीड होगा, ठीक है ना, वो आपके इच्छा अनुसार जो सीड प्राप्त होगा वो डिजायरेबल प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो सकता है, आप जो भी चाहते हैं, ठीक। ये प्रोसेस कहलाती है, इसके एंथर को फोर्सिप की सहायता से कट करके निकाल देना, ये प्रोसेस कहलाती है बेटा क्या, इमैस्कुलेशन, ठीक है ना, इमैस्कुलेशन। अब क्या होता है, बैगिंग क्या होता है। सपोज करते हैं कि देखो बेटा, अब यहां पर इसको तो हमने कट करके हम नहीं निकाल पा रहे हैं, सपोज करते हैं इसको हम कट करके नहीं निकालना है, तो हमें सिर्फ इसी को यहां पर कोई अदर पॉलन यहां पर ना आकर के बैठ जाए, पॉलिनेट हो जाए। तो इससे बचने के लिए बटर पेपर की सहायता से इसको हम कवर कर देते हैं, बटर पेपर की सहायता से इसको हम कवर कर देंगे। जब तक इसकी रिसेप्टिविटी कंप्लीट होगी, हम यहां से इस बटर पेपर को हटाएंगे, हटाने के बाद
अपना डिजायरेबल पॉलन को इस पे डाल देंगे, उससे वो पॉलिनेट हो जाएगा। ये कहलाता है बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। दो तरीके से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, इमैस्कुलेशन और बैगिंग में। एक नीचे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है बेटा, इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। अब यहाँ पर फीमेल पेरेंट है, सपोज ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल होने की वजह से इसमें क्या होगा, फीमेल फ्लावर है, ठीक ना, फीमेल है, ठीक, फीमेल को हम इस सिंबल से भी शो करते हैं बेटा, इससे, ठीक है ना, इससे, इस सिंबल से, ठीक। फीमेल फ्लावर है तो फीमेल फ्लावर में क्या होगा, एंथर तो होगा नहीं, एंथर नहीं होगा, तो अब बताओ इसमें इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जब एंथर बन ही नहीं रहा है तो हम एंथर को काट करके निकालने की जरूरत ही क्या है। अब हमारा जो डिजायरेबल पॉलन है उसको हम लाएंगे, इसके ऊपर डाल देंगे, हमारा डिजायरेबल जो सीड होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, हम उसको हम प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, ठीक। अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा बेटा। और उसके आगे क्या लिखा था, फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। अब फीमेल फ्लावर का बर्ड्स होगा जो बैग्ड होगा बिफोर द फ्लावर्स ओपन व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। जैसे ही स्टिग्मा उसका रिसेप्टिव होगा, पॉलिनेशन हम उसको कर सकते हैं बाहर से, ठीक है ना, डिजायरेबल पॉलन से उसको हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा यहां पर कुछ जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मान लेते हैं इमैस्कुलेशन तो होगा नहीं, हमने इसको क्या किया है, बैगिंग कर दिया है, मानते हैं, ठीक है ना बेटा। इमैस्कुलेशन नहीं करना है क्योंकि इसमें एंथर नहीं है, हमने इसको बैगिंग कर दिया है। बैगिंग करने के बाद क्या होगा, अब जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से होते ही हमने डिजायरेबल पॉलन लाया, इसको अनबैग्ड किया, अनबैग्ड करने के बाद हमने इसमें पॉलन को डाल दिया, बात खत्म, सिंपल है, ठीक है ना। आपको ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है ना। अब आगे क्या है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा अब हम आगे डिस्कस करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को। ये डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंजियोस्पर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो आप एक बार पढ़ ही चुके हैं, लेकिन यहां पर आप थोड़ा इंटरनल जाकर के, थोड़ा और डीप में जाकर के इसको समझ लीजिए कि डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है और ये कैसे होता है, कहां पर होता है। बेसिकली आपको पता है कि जो पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन में दो गैमेट्स थे, दो जनरेटिव सेल्स थे, ठीक है ना। तो उसमें से दोनों जनरेटिव सेल्स कहां रिलीज कर दिए गए हैं, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिए गए हैं। अब वो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में जो पॉलन ग्रेन रिलीज कर चुके हैं पॉलन ट्यूब बना करके, वहां जाने के बाद जो दोनों के दोनों जनरेटिव सेल्स होते हैं, जैसे जो फर्स्ट जनरेटिव सेल्स हुआ यानी फर्स्ट मेल गैमेट्स हुआ, फर्स्ट मेल गैमेट्स वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, किसके साथ बेटा, वो फ्यूज हो जाएगा एक के न्यूक्लियस के साथ, ठीक है ना, एक के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, सिंगैमी कहलाती है। सिंगैमी आपको पता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो क्या कहलाता है, सिंगैमी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब जो फर्स्ट मेल गैमेट्स फ्यूज हुआ किसके साथ, एक के साथ। अब ये कैसा है, हैप्लॉइड है, ये एक कैसा है, हैप्लॉइड है, सिंगैमी हो गया, कैसा हो गया, डिप्लॉइड हो गया। अब जो एग फ्यूज हुआ है इसके साथ, बात समझिएगा, जो एग के साथ ये फ्यूज हुआ है, ये क्या बना लेगा बेटा, एम्ब्रियो बना लेगा, ठीक है ना, एम्ब्रियो बना लेगा। अब ये समझिए यहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अभी जो दूसरा मेल गैमेट्स है, ठीक है ना, जो सेकंड मेल गैमेट्स है, ये सेकंड मेल गैमेट्स अब क्या करेगा, किसके साथ जाता है बेटा, किसके साथ फ्यूज होता है, सेंट्रल सेल में मौजूद पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है। लेकिन पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होने से पहले जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे किसके साथ, ये बेटा टू पोलर न्यूक्लियाई, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे। इनके फ्यूजन होने के बाद ये क्या कैसे हो जाएंगे, मेल गैमेट्स आपका हैप्लॉइड है, ये जब इससे फ्यूज हो गया, दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए, तो क्या बन गए, ये डिप्लॉइड बन गए। अब जैसे ही ये पोलर न्यूक्लियाई ये सेकंड मेल गैमेट्स और पोलर न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद ये मेल गैमेट्स और ये पोलर न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज हो जाएंगे। फिर से समझ लीजिए बेटा एक बार, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के डिप्लॉइड हो गए, ये मेल गैमेट्स हैप्लॉइड है, इन दोनों में जो सिंगेमी हुआ, इन दोनों में जो फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद ये बना लेता है बेटा क्या,
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कुल इसमें 3 न्यूक्लियस आ गए। तो ये कैसा हो गया बेटा, यहां पर क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ठीक है ना बेटा, ट्रिपल फ्यूजन हुआ। ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद ये क्या बना लेते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इसको शॉर्ट में बेटा पेन कहते हैं, ठीक ना, PEN, ठीक है ना, शॉर्ट में इसे हम पेन कहते हैं, ये PEN कहलाता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपको ये सिंगैमी पता चल गया, यहां पर आपको ट्रिपल फ्यूजन पता चल गया। तो यहां पर आपको ये समझ में आएगा ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ठीक है ना। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बेटा, यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहां पर मौजूद होता है, सेंट्रल सेल में मौजूद होता है। तो ये कंप्लीट सेल मिल करके क्या बना लेगा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेंट्रल सेल में होने के कारण बेटा इसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहने लगते हैं, ठीक है ना बेटा। यहां पर ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, आप शॉर्ट में PEC भी लिख सकते हैं, ठीक ना, पूरा भी लिख दे रहे हैं यहां पर, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या बन जाएगा बेटा, बन जाएगा ये एंडोस्पर्म, ठीक है ना, एंडोस्पर्म। अब आप इसको पूरा समझ गए होंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। पहला मेल गैमेट्स किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एक के साथ सिंगैमी हुआ, ठीक है ना, सिंगैमी हुआ, सिंगैमी यहां होना चाहिए, ठीक है ना, सिंगैमी हुआ, सिंगैमी होने के बाद ये एम्ब्रॉय बन जाएगा, ठीक, एम्ब्रियो बन गया। अब वो वहां पर एक एम्ब्रियो आपका तैयार। अब जो सेकंड मेल गैमेट्स है, सेकंड मेल गैमेट्स दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन होने के बाद पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये फ्यूज हो जाता है। तो यहां पर ट्रिपल फ्यूजन हुआ। ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद जो पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट्स पहले क्या बनाएंगे बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे। फिर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेंट्रल सेल में होने के कारण ये क्या कहलाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाता है, ठीक है ना। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फिर क्या बन जाता है बेटा, एंडोस्पर्म बन जाता है। ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को, बात समझिए बेटा, ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलप करेगा, ठीक है ना, एम्ब्रियो डेवलप करेगा। अब देखो बेटा, यहां पर पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को तो आपने समझ लिया, ठीक है ना। आपने क्या क्या समझा है इसको समझिए। एक मिनट, ये आप अब समझिए इसको बेटा, पूरा का पूरा होल प्रोसेस आपने समझ लिया। कहां से कहां तक, आपने गैमेटोजेनेसिस किया, मतलब ने आपने गैमेट का फॉर्मेशन किया, जिसमें आपने माइक्रोस्पोर बनाया, मेगास्पोर बनाया, ठीक है ना। उसके बाद आपने उसको ट्रांसफर किया, यानी कि पॉलिनेशन करवाया। पॉलिनेशन प्रोसेस को आपने समझा। सेल पॉलिनेशन से कैसे बचते हैं, उसके लिए कुछ प्लांट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को डेवलप करते हैं, आपने वो भी समझ लिया। और उसके बाद पॉलिनेशन हो गया, पॉलन ट्यूब बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हुआ, पूरा का पूरा होल प्रोसेस आपने समझ लिया। डबल फर्टिलाइजेशन तक आपने कंप्लीटली उसको समझ लिया है। अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, मतलब अब क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा ये अब हम आगे समझेंगे। अब यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम समझेंगे। अब तक आपको यहां से यहां तक की जो प्रोसेस हमने अभी आपको बताया है आज के वीडियो लेक्चर में, होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बेटा जैसे आप पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम जरूर सफल होंगे एक दिन। आप ऐसे नोट्स बनाते रहिए, जैसे आप मुझे भेज रहे हैं देख करके बड़ा अच्छा लगता है, ठीक। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। तब तक ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली।